तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का टास्क हमारा है जीओसी का 2026 जनवरी अटेम्प्ट का सारा PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्य बिना समय जाया किए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग ए एक्टिवेट द रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे। तो बेंजीन रिंग अपना बन चुका है, इस पे NO2 लगा दिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं NO2 जो है वो -M ग्रुप है। अगर ये -M ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अपना जो बेंजीन रिंग है वो रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड महसूस करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पहले समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग चीज़ का इस पर सब्स्टिट्यूशन करवाना है। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग चीज़ का इस पर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप अटैक करेगा उस पर। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अपना जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो दो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो इस लॉजिक से अपना ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। और दूसरा ऑप्शन है डीएक्टिवेट द रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट है, ये तो सही है। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब सी वाला ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो एक्टिवेट्स द रिंग टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फिर से हम लोग अपना रिंग बना देते हैं NO2 -M। तो ये आ जाएगा यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियन लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार मोहब्बत दिखाएगा और उसको अटैक करके अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रिंग अगर पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है तो इसको अटैक करने पे इस पर आसानी होगा, और अटैक करने में आसानी होगा तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस लॉजिक से अपना ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा है ये स्टेटमेंट, डीएक्टिवेट द रिंग टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, द साइक्लिक कैटायन हैविंग सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो ये चेक करने के लिए हम लोग करेंगे अल्फ़ा H चेक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा H और यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा H और यहाँ पे हो जाएगा 1 अल्फ़ा H। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा H हो गए 3 3 6 अल्फ़ा H। और इस वाले में हो जाएंगे यहाँ पे 3 अल्फ़ा H, यहाँ पे 2 अल्फ़ा H, यहाँ पे 2 अल्फ़ा H। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 3 7 अल्फ़ा H। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा H, यहाँ पे 2 अल्फ़ा H, यहाँ पे 2 अल्फ़ा H। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 अल्फ़ा H। और यहाँ पे 2 अल्फ़ा H, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1। तो इसमें हो जाएंगे 2 2 4 1 5 अल्फ़ा H। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं A और C में सेम नंबर ऑफ अल्फ़ा H है। तो इस लॉजिक से अपना C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो क्लास इलस्ट्रेशन में हर बच्चे को कराया जाता है। तो इसलिए मैं इसका सोल्यूशन ऑलरेडी करके लाया हूँ टू रिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अल्काइन और यहाँ पे अल्कीन और अल्केन तीनों जो है निगेटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब एनायन फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे S परसेंटेज कैरेक्टर इज
प्रमोशनल लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगा। तो इस मतलब लॉजिक से अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मतलब जो निगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, फिर ये। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना ये वाला सवाल है 6ठा नंबर, फाइंड द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू। हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, नॉट ट्रू या फिर इनकरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आए, ताकि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम से कम हो सके। तो पहला स्टेटमेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लेसर चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो इसके कारण जो मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है। ये हम लोग का प्रायोरिटी वाला सबसे ज़्यादा मेन मतलब रूल है स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये वाला तो मतलब सही स्टेटमेंट हो गया, बट हमसे पूछा नॉट ट्रू, तो ये गलत हो गया। और ये दिया हुआ है दूसरा बी ऑप्शन, देखते हैं, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम सोर्स प्लस ई इफेक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल। ये तो यहीं पे गलत हो गया, यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट नहीं माइनस ई इफेक्ट शो करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ प्लस ई इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमको नॉट ट्रू देखना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ए और बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो अगला देखते हैं क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर कंपाउंड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डाइपोल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है, और जो वर्किंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही है। तो इस लॉजिक से ये भी सही होगा, बट हम लोग से नॉट ट्रू पूछा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हायर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ये 1 स्टेबिलिटी करके लॉजिक से देखा जाता है। तो अगर ये गलत है तो नॉट करेक्ट में ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एस परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। ये सही स्टेटमेंट है, बट हमसे गलत पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस लॉजिक से अपना सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मैं ई वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। तो जो निगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल होता है। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है एस परसेंटेज कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस लॉजिक से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना स्टेटमेंट बेस्ड। तो देखते हैं इसको। स्टेटमेंट 1, ये 3 डिग्री ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले अपने को ये फिगर एक्सपेंड करके बना लेना चाहिए, नहीं तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये और ये 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन CH3। ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा एच हो जाएंगे 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, और ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा एच और यहाँ पे है 0 अल्फ़ा एच। तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ जो कार्ब कटायन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कंजुगेशन के। तो इस लॉजिक से ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
तो ये पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा स्टेटमेंट है मिथाइल प्लस इच लेस स्टेबल दैन एज ओनली 3 हाइपर कंजुगेशन इंट्रैक्शंस आर पॉसिबल इन CH3। ये तो यहीं पे गलत हो गया, इसमें 0 अल्फ़ा एच है। 0 अल्फ़ा एच क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फ़ा एच का नाम सवाल ही नहीं उठता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस लॉजिक से अपना ये आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। ये आजकल आप लोग जैसे कि देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो चलिए इसको करते हैं अपने तरीके से स्टूडेंट अप्रोच रखते हुए। स्टेटमेंट 1 सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। यहीं पे गलत हो गया क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से सब्लिमेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन जो है गैसियस फॉर्म में होता है। तो सॉलिड कितना वोलेटाइल है, कितना वोलेटिलिटी उसका हाई है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है क्या है। ये NCERT की लाइन से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड increases as external pressure is reduced in the light of above statement। ये स्टेटमेंट भी एकदम गलत है क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड। प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन ये आपको GOC में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक सा, मतलब ऑलमोस्ट हर टीचर्स ही अपने नोट्स में कवर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता है ऑन रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का यही है कि मतलब अगर आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यही रिकमेंडेशन है कि NCERT को बार बार रिपीट पे पढ़ते रहिए। तो इस लॉजिक से अपना ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये IPSC का क्वेश्चन है, तो पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आ चुका है तो यहीं पे करेंगे। ये COOR पहचान दो कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। तो ईस्टर ग्रुप के नेमिंग में O के राइट साइड में जो ग्रुप रहता है उसको हम लोग पहले ही लिख देते हैं। तो पहले तो लिखेंगे प्रोपाइल, तो A ऑप्शन और D ऑप्शन ये तो गया, और बचा बाकी ऑप्शन, तो उसको हम लोग मेथड से ही चेक करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5। अगर आप लोग इधर जाएंगे तो 6 मेंबर का रिंग मिलेगा, बट चेन मिलेगा। बट अगर इधर जाएं हम लोग तो हम लोगों को 7 मेंबर का चेन मिल सकता है, तो हम लोग इधर ही प्रीफर करेंगे। तो N प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 पेंटा हेप्टोनेट, C ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबरिंग से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे है अपना 11 नंबर क्वेश्चन। तो मैच लिस्ट 1 and 2, इसको मैं करना सिखाऊंगा अपने मेथड से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए प्रोपीन 1 2 3, ये हो गया, ये 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, और ब्यूटीन 1। तो ये तो जैसे आप लोग जानते हैं ये रूल FMCP, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमर चेक करना होता है, ना कि डायरेक्ट सीधे ही मतलब कुछ भी चेक कर दें तो
मतलब गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले ये देखते हैं कि चेन किस फंक्शनल तो आइसोमर नहीं है, फिर उसके बाद मेटामर भी तो नहीं है, कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो एक्सचेंज हो सके। और चेन का देखते हैं 1 2 3 यहाँ 3 का चेन है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का चेन है, तो ये हो जाएगा चेन आइसोमर। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, इसमें ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों होने का चांसेस है। तो अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। इसमें दिया हुआ है ब्यूटीन, ब्यूटूइन, एक है पहले सिस, यहाँ पे है सिस और यहाँ पे है ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस है तो यहाँ पे जो है सिस और ट्रांस आने की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टीरियो आइसोमर का, तो ये स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसमें भी B1, तो अब सी भी चेक करना ही पड़ेगा। तो चलिए सी चेक करते हैं, कोई बात नहीं। तो सी ऑप्शन क्या है, ब्यूटेनॉल 1 2 ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे दिया हुआ है डाई ईथर, डाई इथाइल ईथर, तो यहाँ पे 1 2 1 2 ये, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इस लॉजिक से अपना डी ऑप्शन जो है सही हो जाना चाहिए। और ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये डी क्या है, दोनों इन दिया हुआ है, तो ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि मतलब क्या है ये। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स, ठीक है 4 कंपाउंड दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये, तो ये मिटेगा कैसे, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में दिया हुआ है एन प्रोपाइल 1 2 3, तो एन प्रोपाइल है और उसका क्लोराइड, यहाँ पे अगर Cl लगा दिए हैं तो यहाँ पे दोनों H हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे अगर Cl लगा दिए हैं तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। बी देखते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये हो गया अपना, और उसके बाद क्लोराइड, अगर Cl यहाँ लगा दिए हैं तो यहाँ पे दोनों H हो जाएगा, तो ये भी कट गया। और यहाँ पे अगर लगा दिए Cl तो ये तीनों सेम हो जाएगा, ये भी कट गया, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे जो है क्लोराइड, तो ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये अपना ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इसमें जो है हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वन विच एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इच को, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H9Cl। तो आप लोग मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका मोलर मास आएगा आपका 48, नहीं सॉरी, इसका मोलर मास चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्या इधर उधर देखना। तो 12 चौक 48, और उसके बाद यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 48 और 2 50 57, और इसका 35.5 हो जाएगा आपका क्लोरीन का। तो 5 और 7 3 10 2 12 का 1, फिर इसका 4, यहाँ आ जाएगा 9 92.5। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 कार्बन और हम लोगों को परसेंटेज कार्बन पूछा है, तो 12 चौक 48, 48/92.5 इंटू 100, इसको कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो आप पाएंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली 52% जो है आंसर आ रहा है। तो इस लॉजिक से सी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इच। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा क्या है, मतलब इसको देखने का सिंपल लॉजिक है कि उस कंपाउंड को देखो कि जिसके ऊपर मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड हो, मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो, तो वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो देखते हैं पहले, एक तो दो है यहाँ पाई बॉन्ड, एक तो यहाँ भी दो है, एक तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो। तो अगर सब पे दो है तो हम लोग चेक करेंगे, अब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे जो है निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो हम लोग उस लॉजिक से चेक करेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पर निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज नहीं है उस पर और पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये मोरियन, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव। तो इस लॉजिक से तो ये तो सही है, पर ओ सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है लीस्ट स्टेबल, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको सर्कल कर लेना चाहिए हमेशा। तो ये मेरा भी ध्यान नहीं गया है। तो यहाँ पे देखते हैं लीस्ट स्टेबल, और जो इस लॉजिक से भी मतलब ठीक है, सब सेम ही है। तो अब अगला हम लोगों का लॉजिक ये लग सकता है, इसमें जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक रिपेल करता है। अगर लाइक रिपेल करता है तो इस लॉजिक से हम लोग ये जान सकते हैं कि मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के पास हुए दो चार्जेस, दो लाइक चार्जेस, तो वो उसको अनस्टेबल करेगा, मतलब कंपाउंड को। तो लोग देखते हैं पहले, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, अगल बगल नहीं है, ये बीच में एक कंपाउंड है, कंफ्यूज मत होना ऐसे। और ये यहाँ पे प्लस प्लस, ये दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो इस लॉजिक से डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सही है। तो अपना इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अच्छे से, समझते हैं। कार्ब कैटायन मतलब C+, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो और ये है कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल भी एक बना ही लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी न्यूक्लियोफाइल और डी इलेक्ट्रोफाइल। ये लॉजिक मैं आपको पीछे ही समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अंतर। न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियॉन लविंग होते हैं, मतलब प्लस चार्ज इनको अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इस वजह से जो है ये मतलब पॉजिटिव चार्ज को मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन से ही चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है स्पीशीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहना भी चाहिए सप्लाई करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है इसमें, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो जाएगा पहला, और सी का पहला, इससे हम लोग एलिमिनेट करेंगे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दोनों में है। तो उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, स्पीशीज दैट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो रिसीव करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल इन द सेंस मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो इस लॉजिक से अपना डी ऑप्शन जो है हो जाएगा सेकंड पे। तो अपना सी ऑप्शन इस लॉजिक से बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अब अपन तो कर रहे हैं सोल्यूशन, तो अपने को तो अच्छे से करना है। तो यहाँ पे
हम लोग करेंगे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को भी चेक। तो ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को चेक करते हैं। कार्ब कैटायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब बैकेंट ऑर्बिटल में से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, सॉरी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे, एक जो है निकलेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, कार्ब कैटायन बनेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपाउंड से कंपाउंड से नहीं, एटम से लिंक्ड होंगे। तो इस वजह से एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम हटेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके, तो इस वजह से वो कार्ब कैटायन बनता है। तो इस लॉजिक से अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन का लॉजिक अब आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन करते हैं ख़त्म। तो अपना रिव्यू ज़रूर दे के जाना, कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार पूछना। आई विल ट्राई टू रीच एवरीवन एंड गिव आंसर टू एवरी डाउट इसी के लिए। तो इसी के साथ करते हैं आप सभी को अलविदा।